नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज के रात के 9 बज चुके हैं और कहानी का सिलसिला है वो जारी है। आपने एक ऑनर किलिंग की काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। ऑनर किलिंग का मतलब होता है कि जब माँ बाप अपने बच्चों का या फिर किसी और का किसी वजह से कत्ल कर देते हैं, कि उस घटना की वजह से या फिर जो बच्चे होते हैं वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे उनके स्थान में बट्टा लग रहा है, जहाँ उनके बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो उस बेइज्जती से छुटकारा पाने के लिए या फिर गुस्से में आकर, तैश में आकर वो अपने बच्चों का ही कत्ल कर देते हैं। अच्छा, जब ऐसी चीज़ों को हम आप सुनते हैं, मैंने जैसे आपको कहानी सुनाई, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कत्ल, हम लोगों के मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि माँ बाप भी बेचारे मजबूर हो गए थे जब बच्चे ऐसे काम करने लगते हैं। तो अगर कत्ल करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, गलत क्या है? अगर बेटी किसी के साथ बात करे, अगर बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में है और इस रिलेशनशिप की वजह से हर जगह बदनामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो उस फिर बेटे को समझाने बुझाने का जो कोई फ़ायदा नहीं है। जब माँ बाप बेटे को समझा कर थक जाते हैं, बेटी को मना के थक जाते हैं, तो फिर मजबूर होते हैं और मजबूर होने के बाद कत्ल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लोगों के मन में होता है कि कहीं मजबूर थे माँ बापों ने उनका कत्ल कर दिया, उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैं पूरा बता भी दूंगा, सारी चीज़ें कड़ी दर कड़ी सुना भी दूंगा, लेकिन फिर भी आज आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट आ जाएगा कि जो हुआ ये सही हुआ। हालांकि कत्ल कभी भी सही नहीं होता है, लेकिन जो एक सॉफ्ट कॉर्नर जो आपको हर कहानी में मिलता है, कहीं ना कहीं आपको आज ये डाउट हो जाएगा इस मामले में कि क्या बोलें, क्या सच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हरदोई, और इसी हरदोई जिले में एक थाना लगता है पचदेवरा थाना, और इसी पचदेवरा थाने के अंदर एक गांव आता है बिसावली गांव। दरअसल इसी बिसावली गांव में एक शख्स जिसका नाम है अनंत पाल, अपनी एक बेटी जिसका नाम है मोनी, उसी के साथ रहता था। अनंत पाल ड्रिंक वगैरह करता था और उसकी बीवी उसकी बनी नहीं, इसीलिए बीवी उसको छोड़कर चली जाती है। अब जब बेबी छोड़कर चली गई तो घर पर और कोई था नहीं, तो जो बेटी थी मोहिनी, वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाती है, यानी कि खाना बनाना, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा करना, घर की साफ सफाई करना और जितने भी घर पे काम होते हैं। अब अनंत पाल जो घर के बाहर जाता, कुछ काम करता, थोड़े बड़े पैसे मिलते, उसको लाता, बेटी को भी देता, बेटी जाती, सामान वगैरह लेके आती, घर की ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती लाके। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक लगातार चलता रहा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जाता है, साल दर साल जो बेटी थी वो अपनी बाप की सेवा करती है, उसको खाना पीना सारी चीज़ें टाइम पर देती है। बाप भी खुश था कि बिटिया इतनी होनहार है, इतना काम करती है। इसी बीच 29 तारीख को, अब चूँकि बाप बेटी घर में थे, तो बेटी को ये बात सुनती तो बाप को बताती, बाप को कोई बात समझ में आती तो बेटी से डिस्कस करता, क्योंकि जीवन में और कोई साथी था नहीं दोनों के पास। तो दोनों बाप बेटी ना होके एक तरह से फ्रेंड रहने लगते हैं। इसी बीच 28-29 तारीख को जो बेटी है वो गांव में घूमने के लिए निकल जाती है। गांव में घूमने के लिए निकलने के बाद अलग अलग लोगों से मिलती है, जिसके पास उसकी सहेलियां थी उनसे बातचीत करती है, गांव की भाभीयों से मिलती है, और इसी बीच एक बात उसको पता चलती है। अब जैसे ही वो बात सुनती है, सुनने के बाद अपने पिता के पास आती है, पिता को खाना देती है। पिता जैसे ही खाना खाने बैठते हैं तो उस बात को वो अपने पिता को बताने लगती हैं और बोलती है कि जो सविता आंटी है, यानी कि आनंद पाल था, उसके भाई की बीवी, उसका किसी से अफेयर चल रहा था। आप जैसे ही वो बात सुनता है, सुनने के बाद एकदम धक हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। कहता है कि तुम पागल हो, ये सब तुम कहाँ से सुनकर आई हो। तो मोहिनी बोलते हैं कि नहीं पिताजी, जो सविता जी हैं उनका जो गांव का ही तेज प्रताप है, उनके साथ अफेयर है, और ये सब अफेयर के बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती हैं। आज मैं गई थी, मुझे काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। अब ये बात जैसे ही वो सुनते हैं अनंत पाल, तो उन्हें भी लगता है कि भाई की पत्नी है, भाई की बीवी है, तो कहीं ना कहीं बदनामी हो ही रही है, तो चलते हैं भाई को बताते हैं। अब अनंत पाल जाता है भाई को बताने के लिए कि सब कुछ ऐसे ऐसे, आज मोहिनी गई थी, ऐसी चीज़ उन्होंने सुनी।
अब जैसे ही पूरन को बताता है, इस उम्मीद में कि पूरन समझेगा, अपनी बीवी को समझाएगा, तो जैसे ही वो जाता है तो बताने के लिए, तो कौन गया समझाने को, मतलब पूरन और अनंतपाल के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है, पूरन और अनंतपाल को पीट कर भगा देता है। अब अनंतपाल गया था बात बताने, उसको मार पीट कर भगा दिया। साथ ही ये भी बोलता है कि तुम्हारी बेटी पागल है, वो बदनाम कर रही है, उसका दिमाग ज़्यादा खराब है। अब बेचारा आता है, आने के बाद घर पे सो जाता है। और जैसे ही सुबह होती है तो सुबह देखता है कि गांव में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के लोग एकदम भागकर किसी जगह पर जा रहे हैं, किसी के पीछे पीछे ये भी जाता है, और जाने के बाद देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। घर में कल झगड़ा हुआ, तो उसके बाद अगले दिन लाश देखता है। बहरहाल भागकर पहुंचता है कि किसकी लाश है। अब सारे लोग वहां पर खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, पुलिस भी मौके पर तैनात है। अनंतपाल आता है। आने के बाद देखता है कि वो जो लाश है किसी और की नहीं, इसकी खुद की बेटी मोहिनी की है। अब जैसे ही ये चीज़ वो देखता है, एक तरह से उसको सदमा लगता है। लगने के बाद फौरन वो बदहवास होकर रोने पीटने लग जाता है, लाश को अपनी गोद में उठाता है, जो कि उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसकी बेटी थी। इसके बाद वो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, किसने मारा होगा, क्योंकि गले पर कट के निशान थे। अब ये तमाम तरह की चीज़ें पुलिस वाले पूछते हैं। कुछ देर तक तो उसको होश ही नहीं था कि वो क्या बोले, हो क्या रहा है। पुलिस वाले जैसे तैसे करके उसको संभालते हैं, बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाते हैं। इधर जब अनंतपाल से पूछा जाता है तो अनंतपाल बताता है कि कल मेरी जो बेटी थी वो गांव में कहीं गई थी, और ऐसे ऐसी बातें हुई थी, और ऐसे ऐसे सुन के आती है, मेरे को बताती है। मेरे को बताने के बाद मैं अपने भाई को बताने गया, पूरन को बताने। तो पूरन के घर वालों ने मुझे मारा, और मारने के बाद धमकी भी दी थी कि तुम्हारी बेटी बहुत बदल गई है, बहुत बदतमीज हो गई है, उसको भी हम मार देंगे। तो मुझे लगता है कि उसी ने कुछ किया होगा, यानी कि पूरन की वाइफ सविता ने, तेज प्रताप ने और राजीव ने। अब पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है, क्योंकि मोटिव भी था, लाश भी थी। इधर पुलिस वाले अब जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, उसके घर पर आते हैं। अब जैसे ही घर पर आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि उसके बरामदे में खून, यानी कि अब मामला सिंपल था कि इस लड़की को, जो पूरन थे, जो उसके भाई और सारे दोस्त लोग थे, उसकी बीवी थी, इन्होंने मोहिनी को इसी बरामदे में मारा है, जो कि बरामदे में खून था। उसके बाद लाश को ले जाकर वहां पर फेंक दिया। फिर क्या था, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं, इन लोगों को उठाते हैं। उठाने के बाद पूछताछ करते हैं। यह घटना है 30 तारीख की, और 1 जुलाई की लाश मिलती है। पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन अब चाहे जितनी पूछताछ करे, ये 400-500 लोग बोलते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। लेकिन बाकायदा एक व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही दे रहा है, बरामदे में सबूत मिलते हैं। पुलिस वालों को लगता है कि चारों लोग जो हैं पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए पुलिस वाले अब इन चारों से सख्ती से पूछताछ करती है, जिस उम्मीद में कि ये शायद इतनी पूछताछ के बाद कोई ना कोई टूटेगा। लेकिन अब पुलिस वाले चाहे जितनी भी कोशिश कर रहे थे, चाहे जितनी पूछताछ कर रहे थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो अपना मुंह खोले। और आमतौर पर ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई भी कातिल जो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है वो इतना गुमराह कर दे। अब पुलिस वाले जब पूछताछ करके थक जाते, उन्हें भी लगता है कि हो सकता है कि उसके पिता अनंतपाल हैं, उसको गलत फैमिली हो, किसी और ने कत्ल किया। इसी बीच जहाँ पर वो डेड बॉडी मिली थी वहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। साथ ही जहाँ उसके घर में खून मिला, उस खून के भी सैंपल लिए गए थे। अब जब उस खून के सैंपल का रिजल्ट आता है तो वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वो खून किसी इंसान का नहीं था। अब वो खून इंसान का नहीं था, अब क्राइम सीन इसका मतलब वो नहीं था, तो फिर माजरा क्या था। अब आप अगर इस कहानी को ध्यान से समझें तो एक घर है, घर के अंदर खून मिला, लाश दूसरी जगह मिलते हैं, लेकिन जो खून है वो किसी इंसान का नहीं है, तो फिर खून किसका है। बहरहाल अब पुलिस वाले, जब उन्हें लगता है कि इस बारे में कोई सही जवाब दे सकता है तो वो अनंतपाल ही है, इसलिए पुलिस वाले अनंतपाल से भी पूछताछ करते हैं। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद थोड़ी देर तक अनंतपाल जो था इधर उधर गुमराह करता है, तरह तरह की बातें करता है, लेकिन अंत में जो अनंतपाल ने पुलिस की पूछताछ के बाद लगभग 1 हफ्ते बाद टूटता है, और टूटने के बाद अपना जुर्म कबूल करता है।
और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सख्ते में आ जाते हैं। दरअसल आनंदपाल को लगभग जब जब से उसने होश संभाला, जब से वो थोड़ा बड़ा हुआ, तब से उसको शराब पीने की लत थी। शराब पीने की लत की वजह से उसका भाई उससे अलग हो गया, क्योंकि सारी ज़मीन प्रॉपर्टी वो बेच रहा था। लगभग 12 बीघा उसके पास ज़मीन थी और इन 12 बीघों को भी बेचकर बस शराब पी गया। अब पत्नी भी कुछ टाइम तक उसके साथ रही, लेकिन जब उसकी यही हालत रही, लगातार शराब पीता रहा, तो पत्नी के साथ मारपीट करता, तो पत्नी भी उसे छोड़कर किसी के साथ चली जाती है। अब पत्नी चली गई और बेटी ये अकेले रह गए। तो बेटी को बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन इसी बीच गांव में कुछ चर्चाएं सुनता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पिछले 1 साल से किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। अब जैसे ही ये बातें सुनता है, सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है। घर पर आता है, चेक करता है, घर पर ऐसा कुछ मिलता नहीं। फिर बाहर जाता है, फिर उसको कोई कान भर देता। जब जब ये शराब के ठेके पर जाता तो इसको कोई बता देता कि तुम्हारी बेटी उसके साथ वहाँ देखी गई, उस खेत में देखी गई, मैंने देखा उस लड़की के साथ मिल रही थी। यानी उसको इस कदर अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था। एक बाहरी शख्स के कहने पर ये अपनी बेटी पर डाउट करता है, लेकिन फिर डर भी रहा था कि अपनी बेटी से पूछूं कैसे, किस मुंह से इससे कुछ कहूं। लगातार इसी चीज में जलता भुनता रहता है, लगातार ये चीजें होती रहती हैं। लगातार उसकी बेटी के बारे में तरह तरह की बातें कि आज इस लड़के के साथ देखी गई, आज उस लड़के के साथ देखी गई। अब कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट भी हो गया कि इसकी माँ भी मुझे इस तरह से छोड़कर भाग गई किसी और के साथ, कहीं उसी की बेटी है, कहीं इसने भी, ये भी ऐसा तो नहीं कर सकती है। यानी एक इकलौता आदमी, उसके तरह तरह की जो सोच थी वो हावी हो गई उसके ऊपर। और इसी 20-30 तारीख को जब ये आती है, मोहिनी बताती है कि मैंने आज भाभी और चाची के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें सुनी, तो फिर उसे लगा कि काम करते हैं। अब घर की बस सारी महिलाएं इस कदर हो गई हैं तो सारी का तो नहीं पता, लेकिन अगर मोहिनी बड़ी होकर ऐसा करेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, इधर पूरन ने मारा पीटा भी था, तो फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना बेटी को मार दिया जाए और उसके कत्ल का इल्ज़ाम है वो इन सब को फंसा दिया जाए, तो बेटी से मुक्ति मिल जाएगी और बेटी किसी से गलत काम नहीं कर पाएगी, मेरी बदनामी नहीं होगी, और ये सारे लोग जिन्होंने मुझे मारा पीटा है वो फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, तो मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। इसी वजह फिर वो रात को बोलता है कि मोहिनी से कि चलो कहीं चलते हैं, आज कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर घूम कर आते हैं। अब बेटी तैयार हो जाती है। 15 साल की बच्ची, उसे क्या समझती, उसे लगा कि आज पिताजी कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं। उसके बाद वो रात को ही अपने पिता के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती है। पिता उसके आगे आगे चल रहा है, बेटी पीछे पीछे चल रही है। और जैसे पिता सुनसान जगह देखता है तो फौरन अपनी बेटी के ऊपर ही हमला कर देता है, बेटी को मारता है। मारने के बाद उसका गला काट कर उसका कत्ल कर देता है। अब बेटी का तो कत्ल कर चुका था, लेकिन अभी दूसरा काम बाकी था, बाकी भाइयों को फंसाने का। तो फिर वो क्या करता, अब वो ये सोचता विचारता वो वापस आता है। आने के बाद इधर उधर चल रहा था, टहल रहा था कि क्या करूं। इसी दौरान उसको एक कुत्ते का पिल्ला मिलता है। अब वो कुत्ते के पिल्ले को देखता है और देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके बाद वो उस पिल्ले को उठाता है, उसको अपने घर पर लाता है और बरामदे में उस कुत्ते के पिल्ले के ऊपर उसी चाकू से वार कर देता है। अब कुत्ते के पिल्ले को चोट लगती है, कुत्ते के शरीर से खून निकलता है उस बच्चे के शरीर से, और वो खून पूरे बरामदे में फैला देता है। उसके बाद उस कुत्ते के बच्चे को कहीं दूर ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद चुपचाप से सो जाता है। सोने के बाद सुबह आराम से उठता है, ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस ये नज़र रखता है कि जल्दी से लाश मिले, उसके बाद मैं फंसा दूँ। और फिर जब लाश मिलती है तो फिर ये रोते चिल्लाते इधर उधर करते अपने भाई को, अपनी भाभी को, उसके बहू को और गांव के 2 तेज प्रताप और राजीव को फंसा देता है। अब इधर जब गांव वालों से पूछताछ की गई कि मामला क्या था, जो कि एक लड़की के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जा रही थी, तो इस बारे में तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि उस लड़की का अफेयर था किसी के साथ या नहीं था, या किसी और के साथ बात करती थी या नहीं करती थी, क्योंकि एक बहुत ही कम लोगों को पता होगा। लेकिन जब वो कई चीज़ें निकल कर आई सामने, वो यही थी कि इस आदमी ने
जो ये अनंत पाल था, इसका तरीका, इसका तेवर इतना गंदा था कि कोई भी इसके साथ नहीं रह सकता था। ये शराब पीकर इस तरह का जानवर बनता था, कभी अपनी बेटी को मारता, कभी बीबी को मारता, कभी भाइयों से लड़ाई करता। इस वजह से सबने इसका साथ छोड़ दिया और एक तरह से संगति में था, अपनी जिद के आगे कुछ सुनता नहीं था। क्या सच्चाई थी इस मामले में? क्यों मारा अपनी बेटी को? क्या महज बदला लेने के लिए मार दिया अपने भाइयों से, या फिर वास्तव में उसकी बेटी का किसी के साथ अफेयर था? ये सच्चाई तो शायद कभी पता नहीं चल पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ऐसे बाप, ऐसे लोग इस दुनिया में कैसे जिंदा हैं जो अपनी बेटी इतनी कम उम्र होने के बावजूद अपने बाप को खाना खिलाती है, पालती है, पोसती है। कायदे से जिस बाप को अपनी बेटी को पालना था, वो बेटी अपने बाप को पाल रही थी, लेकिन महज गुस्से और बदले की आग में उस बाप ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर दिया। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि एक सनक अगर किसी इंसान के ऊपर हावी हो जाए तो क्या से क्या नहीं करवा सकते। तो आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप अपने नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी कहानी सुनते हैं और हम आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में ले सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।